हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको एसएससी जीडी की सारी क्लासेस मिल रही हैं। प्रीवियस ईयर के साथ साथ मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। ये है जीएस का मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे जीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ साथ कुछ आने वाले क्वेश्चन। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। समय बचा नहीं है एग्जाम में, तैयारी आप लोग लगातार करते रहिए। एक करंट अफेयर्स की पूरे साल की वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, पूरा तैयार हो रहा है। साल का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए दुर्ग रक्षक शहर का निर्माण किया था, जिसका क्या नाम है? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो दिल्ली में एक अलग सैनिकों के रक्षक के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, उस दुर्ग को क्या कहा जाता था? तो उस दुर्ग को श्री दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? श्री दुर्ग। ये कहाँ था? ये दिल्ली में था। कहाँ था? दिल्ली में था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? देखिए, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, जैसे खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जो अप्रैल से लेके अक्टूबर के मध्य बोई और काटी जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें बोलते हैं। जैसे खरीफ की फसल में क्या आता है? जैसे चावल है। क्या है? चावल है। ठीक है, मक्का है और बाजरा है। ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। और इसमें मूंगफली भी आती है। क्या आती है? मूंगफली भी आती है। साथ साथ रबी की फसल क्या होती हैं? और रबी की फसल होती हैं जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, जो इस समय बोई गई हैं। जैसे गेहूं है, ये सब क्या है? रबी की फसल है। मटर है, गेहूं है, ये सब रबी की फसल है। और कद्दू क्या है? तो कद्दू जयात की फसल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है द गोल्डन बोट। क्या? द गोल्डन बोट किसने लिखी है? मतलब द गोल्डन बोट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गोल्डन बोट किसकी रचना है? द गोल्डन बोट रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। ठीक है, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचना के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की और रचना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है गीतांजलि। क्या? गीतांजलि। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है। और पूछी जाती है इनकी कौन सी? द पोस्ट ऑफिस। क्या? द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये इनकी बहुत पूछी जाती है। गीतांजलि, द पोस्ट ऑफिस, द गोल्ड बोट, ये सब किसकी रचना है? ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। ठीक है, सत्यजीत रे जी की रचना काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो इनकी एक रचना बता रहा हूँ आपको, द मिस्ट्री ऑफ मुनरो आइलैंड। ये बहुत पूछी जाती है, द मिस्ट्री ऑफ मुनरो आइलैंड। ठीक, मुंशी प्रेमचंद जी की आप लोग जानते हैं, गबन, गोदान, प्रतिज्ञा, निर्मला और खिलाड़ी, ये सब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और आर के नारायण जी की रचना क्या है? तो आर के नारायण जी की रचना बहुत पूछी जाती है, द गाइड। क्या? द गाइड। ठीक, ये उनकी फेमस रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को अपनाया? ये 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी जीडी के, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो जो नए रुपए का सिग्नल है, वो साइन है, उसको कब अपनाया? तो उसको 2010 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 2010 में नए मुद्रा का जो साइन है उसको अपनाया गया। ठीक है, इसको डिजाइन आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास
संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाने की शक्ति है? तो 123 के तहत अध्यादेश कौन लाता है? तो अध्यादेश राष्ट्रपति लाता है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी में और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से भारी गैस कौन सी है? गैस कौन सी भारी है? भारी गैस इसमें कौन सी है? हीलियम हल्की है, ऑक्सीजन भी इससे हल्की है, नाइट्रोजन भी इससे हल्की है। सबसे भारी इसमें कौन सी है? सबसे भारी इसमें रेडॉन है। क्या है? सबसे भारी रेडॉन है। ठीक, रेडॉन का प्रतीक क्या होता है? कभी कभी प्रतीक पूछ लेता है, तो रेडॉन का प्रतीक RN होता है। ठीक है, इसकी प्रमाण संख्या कितनी होती है? तो इसकी प्रमाण संख्या 86 होती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन एसएससी जीडी में आते हैं, कुछ क्वेश्चन करंट से आते हैं। करंट के लिए मैं एक पूरी मैराथन वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स दूंगा। एक वीडियो काफ़ी रहेगी आपके लिए करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए। रिवीजन उसकी पीडीएफ भी दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपका, क्योंकि आपको दिसंबर तक ही करंट पूछेगा, जनवरी और फरवरी में आपका पेपर है तो जनवरी का करंट आएगा नहीं। मैं दिसंबर तक पूरा करंट अफेयर्स बना के आपको दिसंबर में ही प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1932 में क्या है? 1932 में महात्मा गांधी और डैश डैश किसके बीच पूना पैक्ट पे साइन हुई थी? तो पूना पैक्ट में महात्मा गांधी के साथ साथ और कौन था? पूना पैक्ट में महात्मा गांधी के साथ साथ BR अम्बेडकर भी जी थे। क्या थे? BR अम्बेडकर भी थे। ठीक है, पूना पैक्ट एक संक्षिप्त दस्तावेज था जिसमें जो कानून के सादृश्य में रूप में लिखा गया था। ठीक है, पूना पैक्ट जब हुआ था तो उसमें क्या था? ये थे, गांधी जी थे, BR अम्बेडकर जी थे, इन लोगों ने मिलकर साइन किया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुदाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुदाब नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? वायुदाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत प्रवाह को नापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या? विद्युत प्रवाह। ठीक है, फोटोमीटर किसके लिए होता है? तो इसको प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बोलोमीटर क्या होता है? विकिरण ऊष्मा नापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? हिल पैलेस संग्रहालय स्थित है। तो हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? हिल पैलेस संग्रहालय केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, हिल पैलेस संग्रहालय केरल में स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हिल और हैमिस दोनों में डिफरेंस है। हैमिस जब आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, वो कहाँ है? लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर वर्ष पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? इंपॉर्टेंट है, ऐसे नाम आपको मिलते रहेंगे इसलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? तो पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश में लगता है। कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है। कब लगता है? अगस्त और सितंबर के मध्य। क्या? अगस्त टू सितंबर ये लगता है, हर वर्ष लगता है। ठीक है, लगभग 250 वर्ष हो गया मेला लगते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी विरासत की प्रथा मुगलों द्वारा पालन की गई? तो कौन सी विरासत की प्रथा मुगलों द्वारा पालन की गई थी? तो वह साहदाइक विरासत थी। क्या थी? साहदाइक विरासत थी, या मुगलों के द्वारा पालन की गई थी। ठीक है, जो क्या नाम है, हिंदू उत्तराधिकारी कानून होता था उससे संबंधित मुद्दों पे जो साहदायकी कहा जाता था, जो हिंदू उत्तराधिकारी मुद्दा था कि हाँ बड़ा लड़का राजा या ऐसा ही कुछ जो था, उसको क्या कहा जाता था? साहदायकी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा पुराना, क्या है, पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट क्या है? तो सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस क्या है? विंबलडन है। क्या है? विंबलडन है। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, या 60 हैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? 60 हैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये 1877 से स्टार्ट हुआ था। क्या? 1877 से स्टार्ट हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिर्गी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? जो मिर्गी आती है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? मिर्गी एक रोग है, बीमारी है कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ठीक है, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मिर्गी को एक और नाम से जाना जाता है, सीकर विकार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सीकर विकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें 2 या 2 से अधिक दौरे पड़ते हैं। जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक दौरे पड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिर्गी आना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष करेगा, महापौर करेगा। जो नगर निगम की जितनी भी बैठकें होंगी उसका शीर्ष अधिकारी, जो उसका वो है चेयरमैन जिसको बोलते हैं, या फिर चांसलर बोलते हैं, वो कौन करेगा? महापौर करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सूफी आचार्यों ने अपनी सभाओं को अपने खानकाहों में आयोजित किया, जिन्हें क्या कहा जाता था? खानकाहों को क्या कहा जाता था? तो जो खानकाह होते थे, ये क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम में भी आया था, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें भी आया था। उसका वर्ड दूसरा था क्वेश्चन का, और ये फिर नए प्रीवियस ईयर में आ गया है। ठीक है, तो क्या है? खानकाह किसको कहा जाता था? तो धर्मशाला को क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण का कारक कौन सा नहीं है? जब हम कोई अकार्बनिक सामग्री भूमि में डालते हैं तो वो मृदा का निर्माण नहीं करता। मूल चट्टानों की प्रकृति मृदा का निर्माण करता है। जैविक सामग्री मेन भूमिका होती है, और जलवायु कारक भी मृदा से रिलेटेड है। लेकिन जब हम कोई अकार्बनिक सामग्री भूमि में डालते हैं तो वो मृदा का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दाब द्वारा विभाजित के बराबर है। दाब किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? तो दाब क्षेत्रफल के द्वारा विभाजित किया जाता है। किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? क्षेत्रफल के द्वारा विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है P, दाब बराबर FT बटे A। ठीक है, FT बटे A, ये इसका एक फार्मूला है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जलीकट्टू। क्या है? जलीकट्टू मुख्य रूप से तमिलनाडु में, देखिए एक क्वेश्चन का आंसर यही मिला है कि जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, आयोजित किया जाता है। वो क्या है? जलीकट्टू क्या है, मतलब कौन सा वो है कि ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, वहाँ का प्रमुख वो है। तो ये क्या है? बैलों को वश में करने का त्यौहार है। क्या है? बैलों को छोड़ दिया जाता है, उनको पकड़ के बस में करने का एक त्यौहार है। ये तमिलनाडु में बहुत ही चर्चित त्यौहार है और बहुत ही क्या नाम है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जलीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भोजन और चारे दोनों रूप में उपयोग किए जाने वाली खरीफ की फसल क्या है? जैसे जो खरीफ की एक फसल है वो भोजन के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है और जानवरों के चारे के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। उसको क्या कहते हैं? उसको मक्का बोलते हैं। मक्का को हम लोग खाने में या भोजन में भी इस्तेमाल करते हैं, और जो उसके डंठल होते हैं या डंडे होते हैं उनको जानवरों के चारे में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो मक्का है। ठीक, अगले क्वेश्चन ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको लगातार ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, और एक करंट अफेयर्स की बड़ी वीडियो, मैराथन वीडियो आने वाली है जिसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ हम इसकी सारी PDF प्रोवाइड करवाते हैं आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और आप अपना ख्याल रखिएगा।